देश में कोरोना के केस लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार हैं। कुल केस रहे 2,17,353। आपको बता दें मौत की संख्या 1,185 रही है। कुल एक्टिव केस 15,69,743 हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में देखिए मौत का आंकड़ा 1,185 पहुंच गया है और 2,17,353 पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। देश के कई राज्यों में आपको बता दें कोरोना से हाल बुरा है, बेहाल है। पूरे देश में लगातार दूसरे दिन नए केस 2 लाख के पार हो गए हैं। ताजा आंकड़े में नए बीमार 2,17,000 तक जा पहुंचे हैं, तो मृतकों का आंकड़ा भी 1,185 तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, यूपी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और बिहार पर भी कहर बरपा रहा है कोरोना। एक के बाद एक राज्य नाइट कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का भी सिलसिला शुरू हो गया है। 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूं कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है। इसके थोड़े से डिफरेंट करैक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करैक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। आज तक लगातार उन सभी राज्यों में दस्तक दे रहा है जहां पर कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं और लापरवाही सिस्टम की जान ले रही है, जहां संवेदनहीनता व्यवस्था की आम आदमी को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, जिंदा रहते समुचित इलाज नहीं दे पा रही है और मर जाने के बाद कूड़े की गाड़ी से शव भिजवा रही है। शर्मनाक और आपराधिक संवेदनहीनता की ये कहानी छत्तीसगढ़ से आई है। असम में जमकर प्रचार करके लौटे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने राज्य छत्तीसगढ़ की इस कहानी में मानवीय मर्यादाओं को तार-तार कर देने का किस्सा है। जहां पीपीई किट पहने कुछ लोग दिखते हैं, उनके हाथ में एक स्ट्रेचर दिखती है। स्ट्रेचर पर एक शव है। ये शव कोरोना के कारण अपनी जान गंवा देने वाले नागरिक का है और जिन्हें कोरोना के कारण सांस लेने का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, उनके सम्मान से अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया गया। कूड़े की गाड़ी, जी हाँ, जिस गाड़ी से प्रशासन कूड़ा उठवाता है उसी गाड़ी को भेज दिया छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शवों को ले जाने के लिए। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर डोगर गांव कोविड केयर सेंटर में 2 बहनों समेत 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई। आरोप है कि एक अन्य व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई। 4 लोगों की मौत के बाद जब शव ले जाने की बारी आई तो कूड़े वाली गाड़ी से प्रशासन ने शव हटवा दिए। जब आज तक ने दस्तक देकर पूछा कि ये घनघोर लापरवाही और संवेदनहीनता क्यों, तो अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। नगर पंचायत और की व्यवस्था में है ये, वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखकर समझिए कि आखिर सरकार, सरकारी मशीनरी और सरकारी सोच में आम आदमी की चिंता कितनी है और पार्टी के लिए सत्ता की चिंता कितनी। जहां एक तरफ कोरोना से मरने वालों के शव को कूड़ा फेंकने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से हटाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि असम में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नेताओं को छत्तीसगढ़ के सरकारी गेस्ट हाउस में पार्टी करवाई जाती है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के चित्रकूट सरकारी गेस्ट हाउस में पार्टी करते ये वो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनके जीतने की उम्मीद पार्टी ने असम में लगा रखी है। लेकिन असम में रिजल्ट आने के बाद कहीं कांग्रेस गठबंधन के जीते नेता टूटकर दल बदल न कर ले
इसीलिए दावा है कि 9 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के साए में पार्टी करते हुए 2 मई के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी की हालत देख लीजिए, जिसे कूड़े की गाड़ी शव के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की इतनी कमी हो गई है कि मरीजों के रिश्तेदार दवा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। बिना ऑक्सीजन कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये उन कोरोना मरीजों के रिश्तेदार हैं जो पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। अस्पतालों में इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया है। कई दिन केमिस्ट की दुकान के सामने खड़े रहने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा और इनके मरीज की हालत क्रिटिकल होती जा रही है। रेमडेसिविर की मांग के लिए ये लोग पुणे के डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा खुद का फार्मेसी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर सीधा बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से परमिशन लेके आओ। सब जन यहीं पे भेज रहे हैं। और यहीं पे पर जो ये थे पीए थे कलेक्टर के, वो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि कुछ है या नहीं है उसके पास और वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ये लोग जो सेल इतना बना के रखा है, वो लोग सिर्फ चेक करने वाले कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बराबर से दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट स्टॉक किसी के पास भी नहीं है, ऐसे सब बता रहे हैं। हम लोग जानेंगे किसके पास? कलेक्टर साहब के पास आए तो वो बोल रहे कि हमारे पास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए तो वो बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ। सिर्फ यहाँ से वहाँ भगा रहे। बोले तो जो एडमिट है पेशेंट वो भी परेशान है और जो बाहर है उनको भी परेशान करके छोड़ दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी महाराष्ट्र के कोरोना से जूझ रहे कई शहरों में हो चुकी है। यही हाल ऑक्सीजन का भी है। पुणे, नागपुर, चंद्रपुर समेत कई शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी में महाराष्ट्र पूरे देश की तुलना में हॉटस्पॉट है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्य की तुलना में 50 से भी अधिक प्रतिशत पॉजिटिव मरीज राज्य से आ रहे हैं। तकरीबन रोजाना 50 से 55 हजार पॉजिटिव मरीज राज्य में सामने आते हैं। रोज की जो जरूरत है ऑक्सीजन की, वो तकरीबन 1300 से 1500 मेट्रिक टन इतनी है और जो उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र की वो 1200 मेट्रिक टन इतनी ही है। जो 200 से 300 मेट्रिक टन की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें ये मदद महाराष्ट्र को करनी होगी, अन्यथा जो परिस्थिति है जो आज बहुत खराब है वो और भी ज्यादा खराब न हो जाए। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अंदेशा जताया है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 11,90,000 हो जाएंगे और ऑक्सीजन की डिमांड 200 मीट्रिक टन बढ़ जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि इस समय डिमांड 1300 से 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और बेड, इन तीनों की भारी कमी हो चुकी है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज एम्बुलेंस में, घरों में दम तोड़ रहे हैं। नागपुर में पिछले 1 हफ्ते से एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं बचा है। यहाँ आईसीयू बेड सिर्फ 2 बचे हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड सिर्फ 41 हैं। चंद्रपुर में तो किसी भी तरह का वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड नहीं बचा है। यहाँ तक कि सामान्य बेड भी अब चंद्रपुर में उपलब्ध नहीं है। कोरोना मरीजों को रिश्तेदार पड़ोसी राज्य तेलंगाना तक इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, पर वहाँ भी बेड नहीं मिल रहे। 14 अप्रैल तक के डेटा के मुताबिक मुंबई के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1444 ऑक्सीजन बेड, 41 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सिर्फ 15 बचे हैं। मुंबई में रोजाना 7-8 हजार से ऊपर नए केस आ रहे हैं। बुधवार को करीब 10,000 नए केस आए और 54 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में एक्टिव केस 88,000 के पार जा चुके हैं। मुंबई में बेड की कमी को देखते हुए बीएमसी बेड बढ़ाने में लगी है। अब हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को इलाज के लिए लग्जरी होटल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अस्पताल गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स काफी कम पड़ रहे थे, इसलिए बीएमसी ने कुछ 5 स्टार होटल के साथ मुंबई में हॉस्पिटल्स को लिंक किया है। बॉम्बे हॉस्पिटल को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जो कि मरीन ड्राइव में है उसके साथ लिंक किया गया है। रिलायंस हॉस्पिटल को ट्राइडेंट होटल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लिंक किया गया है। जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, उन पेशेंट्स को
हॉस्पिटल से इन होटल रूम में शिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल द्वारा उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। 4000 पर डे के हिसाब से रूम्स इस होटल में अवेलेबल किए जाएंगे। 22 रूम्स इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में अभी तक मिले हैं और ट्राइडेंट होटल बीकेसी में 20 रूम्स मिले हैं जिसमें पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में कोविड के गहराते संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज इंतजामों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर उतरे। आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स जाकर डॉक्टरों से बात की और संकट के इस दौर में क्या कदम उठाए जाए इस पर बात हुई। बहुत देर कर दी मंत्री जी मोर्चे पर आते आते। जब दिल्ली में हालात हाथ से फिसल गए, जब कोरोना के भंवर में दिल्ली डूबने उतरने लगी, जब वायरस पूरी तरह से बेकाबू हो गया, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को सुध आई कि चलो जरा चलकर हालचाल ले लेते हैं। हर्षवर्धन ने शुक्रवार की सुबह एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां हैं, आने वाले वक्त में किस तरीके से कोरोना से निपटा जाएगा, मरीजों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए वो तमाम जो हॉस्पिटल्स है वहां पर जाएंगे, उनका जायजा लेंगे। सुबह वो पहुंचे एम्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज सुबह सुबह एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, इंतजामों का जायजा लिया, एक एक विभाग से तैयारियों के बारे में पूछा। एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी राय भी रखी। Number of beds which can increase in number, certainly we go for it, but I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive doing home isolation, and we are running the whole emergency. एम्स के एक एक डिपार्टमेंट के एचओडी ने रिपोर्ट डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बिस्तरों तक की उपलब्धता तक सब मसलों पर खुलकर बात हुई। देश के नंबर 1 अस्पताल को किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी सामने आया। So as Dr. Harshvardhan is also here, so I would like to make a small request. All posts which are lying vacant at various positions, maybe at the level of faculty or residents, at least those posts which are sanctioned can be filled at this stage so that we will have extra pair of hands. ये भी तय हुआ कि हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी आई तो उन्होंने एम्स को बता दिया कि इस वक्त उनसे देश को क्या अपेक्षा है और उनकी क्या जिम्मेदारी है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। एम्स में खुलकर और जमकर संवाद हुआ। दिल्ली के दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जाएंगे, इंतजामों का खुद जायजा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अच्छा किया जो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। सिस्टम को सतर्क और तैयार रखना जरूरी है, लेकिन सवाल है इतनी देरी से क्यों? दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें, कल ही एलजी यानी कि उपराज्यपाल के साथ उनकी बैठक हुई थी और आज फिर एक बैठक होने जा रही है। आज फिर अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई है। बहुत संभव कोरोना का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके मद्देनजर ये बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम केजरीवाल की ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज फिर से बैठक बुलाया है। जैसा कि आपको बताया कि कल उपराज्यपाल से बात हुई थी, अनिल बैजल से बैठक हुई थी, जिसके बाद कर्फ्यू की बात हुई थी। वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, पुलिस अधिकारियों के साथ अलग बैठक होनी है। इस बीच इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्या दिल्ली वाले इस वीकेंड कर्फ्यू के लिए तैयार हैं? पिछले 1 साल से जिस मनस्थिति से तमाम लोग गुजर रहे हैं, उसके बाद ये वीकेंड कर्फ्यू अचानक से लगाना, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत की जा सकती है और आज शाम ये अहम बैठक हो रही है।
दिल्ली में नए केस का बढ़ना थम नहीं रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई पाबंदियां लगाई है, लेकिन हालात देखकर खतरा बढ़ रहा है कि कहीं यहां भी लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। कुछ नई सख्ती, कुछ नई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। इन तमाम एहतियातों के बीच दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से संक्रमण रोकना बड़ी चुनौती बन गया है। 24 घंटे में नए केस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र 61,695, उत्तर प्रदेश में 22,439, दिल्ली 16,699, छत्तीसगढ़ 15,256, कर्नाटक 14,738। पॉजिटिविटी रेट के मामले में दिल्ली खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एमपी के बाद दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश 21.2%, दिल्ली 20.22%, महाराष्ट्र 15.8%, केरल 13.34%, कर्नाटक 11.38%। मतलब ये है कि दिल्ली में टेस्ट कराने वाले 5 लोगों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोई भी सज्जन 10 बजे के बाद रोड पे दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू पहले से जारी है। अब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है। कोरोना की ये भयानक लहर है, भीषण है, खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का हाल बेहाल है, लेकिन बिहार का हाल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। आपको बता दें, यहां भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। कल 6,000 से ज्यादा केस यहां पर आए और 29 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 29,000 के पार एक्टिव केस यहां पर हो गया है। पार्टियों के दफ्तर या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर वहां आने वालों की तादाद को सीमित कर दिया गया है। जेडीयू का दफ्तर 20 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। एहतियातन लगातार कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर आरजेडी दफ्तर भी कुछ हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार में बढ़ते संक्रमण का असर अब राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित जनता दल यूनाइटेड के मुख्य कार्यालय पर, और आप यहां पर देख सकते हैं कि संक्रमण के चलते यानी कि कोविड-19 की वजह से इस पूरे दफ्तर को जो है 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ नोटिस चस्पा है जिसपे साफ तौर पे लिखा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक पार्टी का ये कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेगा और किसी भी नेता को या कार्यकर्ता को कोई भी काम हो तो वो फोन के जरिए पार्टी के किसी भी यहाँ पे पदाधिकारी से चाहे तो संपर्क कर सकता है। लेकिन दफ्तर लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से जो है वो संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया है 20 अप्रैल तक। लव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के नेता हैं। पार्टी कार्यालयों पर भी असर दिख रहा है अब संक्रमण का? देखिए, पार्टी कार्यालय पर असर की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़कर नजीर पेश नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे कि आप दूरी बना कर रखें या घर में बंद रहें। जेडी का जो दफ्तर है वो पहले ही जो है वो बंद किया जा चुका है। वहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता या फिर जो कोई विजिटर है उनको आने की इजाजत नहीं है। तो
और जहां तक बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनका पार्टी कार्यालय बंद तो नहीं है, लेकिन वहां पर जो आगंतुक होते हैं यानी जो विजिटर होते हैं उनकी संख्या को काफी तौर पर जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कम संख्या में जो है लोगों को कांग्रेस और बीजेपी कार्यालय में घुसने की इजाजत दी जा रही है। कोरोना के हमलों ने यूपी की राजधानी लखनऊ को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों से भी कोरोना संक्रमण के दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आलम यह है कि आखिरी संस्कार के लिए शमशान में जमीन कम पड़ने लगी है। पेट पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की दुहाई दी जा रही थी, जिसकी मिसाल देकर दूसरे राज्यों को आईना दिखाया जा रहा था, उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। इस शख्स की लाचारी देखिए, एक भाई की मौत हो चुकी है, दूसरे की जिंदगी भी संकट में है और ये भाई लगातार कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। अस्पताल आकर इसकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं। कोरोना ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। यूपी के 5 शहरों में कोरोना के नए केस की तादाद देखिए। वाराणसी 1859, कानपुर 1266, गोरखपुर 750, लखनऊ 5183, प्रयागराज 1888। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। कोरोना की इतनी तेज रफ्तार से यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें फूलने लगी हैं। यूपी में कोरोना के बद से बदतर होते हालात के बीच मौत के आंकड़ों ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं। साफ है कि हालात यूपी में खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का वार इतना घातक है कि शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान में जगह कम पड़ रही है। हालात ये हैं कि शमशान घाट में बैठने की जगह का इस्तेमाल भी अंतिम संस्कार के लिए ही किया जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि गुजरात में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं गुजरात में किस तरह का हाल है। गुजरात में आपको बता दें कि लगातार और खास करके अहमदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वहां पर शवों के लिए भी वेटिंग हो रही है। देखिए 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 73 तक पहुंच गया है। एक्टिव केस की बात करें तो 39,250 केसेस पिछले 24 घंटे की बात आपको हम बता रहे हैं। अहमदाबाद की बात जैसे मैंने आपको बताई, 2,491 केसेस मात्र अहमदाबाद से आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ अहमदाबाद से ही देखिए इतने केसेस आ गए। सूरत की बात करें 1,424 केसेस सूरत से सामने आए हैं। तो आपको हम बता दें पिछले 24 घंटे में देखिए 7,410 केसेस सामने आए हैं गुजरात से। देश भर में जहां कोरोना के आंकड़े 2 लाख का पॉजिटिव केस के आंकड़े पार कर रहे हैं, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। कल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेटा जारी किया गया उसके मुताबिक अकेले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस थे और उसमें अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित, 2,000 से ज्यादा केस। पूरे गुजरात में 81 मौतें तो सिर्फ दर्ज की गई हैं कागजों पर, जो कि सामने हैं। और यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं। नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और ये जो लोगों की भीड़ है, ये अपनों का पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, वेटिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि 17 वेटिंग तक थी सुबह। लोग 7 बजे 6 बजे से आए हुए हैं ताकि जो अस्पताल में एडमिट थे, जिनकी मौत हो गई है, और अब कम से कम उनका पार्थिव शरीर वो ले जा सके। ये जो भीड़ है, ये अस्पताल के मॉर्चुरी विभाग की है। यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब आपका नंबर है, अपनों को लेने के लिए आए तो एम्बुलेंस लगा दी गई है। बापू नगर, गांधीनगर, अहमदाबाद आसपास के तमाम सारे इलाकों से। और जो लोग हैं, ये समय नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें, लेकिन ये स्थिति को अगर समझना हो तो ये स्थानीय लोग हैं। आप किसका शव लेने के लिए? ये जैसे भी नेटवर्क भाई सोलंकी है। कहाँ से आए हैं आप? बापू नगर। तो क्या बताया गया अब सुबह आती है लास्ट कितने बजे आए?
हम सुबह में 7 बजे आए थे। 7 अभी तक उन्होंने शव दिया नहीं? नहीं, अब ये तैयार किया है, लेने गए, अभी दे देगा। आप किसके लिए आए हैं चाचा? कौन था आपका यहाँ पे? मेरे घर से जो है आया, हम 4 बजे के यहाँ पे आए, अभी तक कोई लाश का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे थे? वो देखते अभी आएगा, अभी आएगा। और आपको बता दें कि कुंभ पर कोरोना की मार पड़ी है। 2 अखाड़ों ने वक्त से पहले कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। ये अखाड़े अपनी छावनियां कल तक समेट लेंगे। कई साधु संतों को कोरोना हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि 68 साधु संतों को कोरोना हो गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कुंभ से आपको बता दें कि 500-500, 300-300 रोज के हिसाब से केसेस सामने यहां पर आ रहे थे। एक बार में जहां पर अंदाजा लगाइए 31 लाख लोग अगर वहां पर स्नान कर रहे हो, शाही स्नान कर रहे हो, तो वहां पर कितनी संख्या में कोरोना के केसेस वहां पर पाए जा सकते हैं, और इसी के मद्देनजर यह फैसला अब लिया गया है। महाकुंभ के मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान के बाद कोरोना के मरीजों की, संक्रमित लोगों की संख्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भी इसका साफ साफ असर दिखता है। एक दिन पहले जहां लाखों लोग इन्हीं रास्तों पर चलकर गए और उन्होंने गंगा पार करके हर की पौड़ी पर स्नान किया, वहीं अब यहां पर इक्का दुक्का लोग चलते दिखाई पड़ रहे हैं। दूर हर की पौड़ी और उसके आसपास के इलाकों में लोग तो दिख रहे हैं। भीड़ भले कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा दिख रही है। यहां से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन वहां सामने के पुल पर और इधर लोगों के बीच सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं है। ये अलग बात है कि लोग यहां पर मास्क जरूर लगाकर हैं, मास्क लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जहां भी लोगों से बात करिए तो उनका सीधा सवाल यह होता है कि कई पुलिस वाले, आईटीबीपी के जवान, उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो रहे हैं तो उस समय तो आप लोग दिखाते नहीं हैं। यहाँ कुंभ के मामले में सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि कुंभ में लोगों ने सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा। उधर राजनीतिक रैलियों में क्या हो रहा है, ये भी चीज आप दिखाइए। ये चीज जबकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रोष इस बात को लेकर है कि जब परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं तो चुनाव स्थगित क्यों नहीं हो रहे, और चुनाव में सामाजिक दूरी का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। इस समय बच्चों पर भी कोरोना का बड़ा खतरा है। वायरस पिछले 1 साल में स्मार्ट हो गया है और बच्चों पर भी हमला कर रहा है। 16 साल से कम उम्र के केस पहले से भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक हर 100 में से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। कोरोना के दूसरे दौर में कहर का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले वेव में भी बच्चों के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन दूसरे वेव में ये बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। हम एक बच्चों के अस्पताल में हैं, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर बच्चों को आम एडमिशन के लिए, यानी कि दूसरी बीमारियों के लिए भी जाने से पहले यहाँ कोविड टेस्ट के जरिए गुजरना पड़ता है। भीड़ की संख्या देखकर इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी एक नॉन कोविड फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर कोई कोविड भी आता है पॉजिटिव, तो उन बच्चों को भी बड़ों के अस्पताल में ही, जो कि कोविड डेजिग्नेटेड है, वहां पहुंचाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय जो मेडिकल जगत है उसके लिए भी है, क्योंकि न तो वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों पर हो पाए, क्योंकि पहले वेव में बच्चों पर प्रभाव ही नहीं पड़ता था इस वायरस का, और अब दूसरे वेव में प्रभाव ऐसा पड़ा है कि वैक्सीन के ट्रायल्स इन पर हुए नहीं है, और रेमडेसिविर जैसी दवाएं जो हैं वो बच्चों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। लेकिन समझना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर जावेदू, बच्चों के जितने तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आप लोग क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं, और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि या तो उनको लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स थे, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी खांसी थी, बुखार था। तो प्रॉब्लम सारे वही है। मैम, एक चीज समझना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो पहला वेव आया था तब भी क्या, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हर जगह यही है, एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ आप लोग टेस्ट करने के बाद एडमिट करते हैं, उस समय कितने पॉजिटिव केस आ रहे थे जो आपको कोविड हॉस्पिटल्स में रिफर करने पड़ रहे?
उस पूरे दौरान पे हमारे यहाँ करीबन 40-50 बच्चे आए होंगे पॉजिटिव पूरे दौरान। और अब क्या स्थिति है? अभी ये है कि डेली हमारे पास 3-4 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। और कोई एज ग्रुप है इनका? एज ग्रुप न्यूबॉर्न से लेके 7 साल, 8 साल, 10 साल सभी में आ रहा है पॉजिटिव। तो एज सच कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक न्यूबॉर्न भी पॉजिटिव आ गया जो 2 दिन का था, 3 दिन का था। कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, लेकिन सारे बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है। मैम, सबसे बड़ी चीज बचाव कहा जाता है कि मास्क पहने। अब ये छोटा सा बच्चा हम देख रहे हैं, ये तो इसके नाक पर कहाँ से मास्क होगा, क्या इसमें बचाव करेंगे? बेसिकली बहुत मुश्किल है। 2 साल के बच्चों को तो से नीचे की उम्र को हम एडवाइस भी नहीं करते कि मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनने से और थोड़ा सफोकेशन होता है। पर फिर भी हमने देखा काफी सारे पेरेंट्स ने बड़ा इनोवेटिव से आइडिया निकाले हैं। कुछ ने अपने बच्चों को ऐसे स्क्रीन जैसा लगा दिया है व्हेन दे आर कमिंग, कुछ अपने बच्चों को कवर करके लेके आते हैं जो हल्का सा फेस उनका कवर है। और एडवाइजेबल तो यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो आप अस्पताल में बच्चे को लेकर मत आइएगा, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं अस्पताल में। बच्चा खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं आए। जब तक अवॉइड करना चाहिए, अभी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भीड़ से दूर रखेंगे, जितना डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितना हैंड वॉशिंग सिखाएंगे बच्चे को या हाथ क्लीन करें, मास्क कोशिश करें कि फेस और नाक बंद रह सके, बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, उतना बेटर होगा। मैम, ये चीज समझाइए कि चूंकि अभी तो 8 महीने से कम बच्चों को भी ये लक्षण अब दिख रहे हैं, अगर कोई घर में ही हो, बाकी कोई चीज नहीं, लेकिन अगर एक पेरेंट को ऐसा लगे कि कहीं मुझे अपने बच्चे को कोविड टेस्ट तो नहीं कराना चाहिए, कौन से वो लक्षण है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें माँ बाप को जाके टेस्ट करा लेना चाहिए? अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे को दस्तें लग रही हैं और बच्चा कभी कभी उल्टी भी कर रहे हैं, ये जो अभी जो स्ट्रेन आया है उसमें बहुत ज्यादा दस्त और उल्टी के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो इन बच्चों का टेस्ट जरूर करा लें। क्योंकि जितना स्प्रेड अभी चल रहा है कम्युनिटी में, उसमें हमारा सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई भी बीमारी का कोविड है, तो सबसे पहले आप कोविड टेस्ट तो कराना ही चाहिए उस स्थिति में। तो एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या ये कहना चाहेंगी कि अगर अच्छे से घर में प्रिकॉशंस लिए जाएं तो इस वेव से भी निकल जाएंगे ठीक से जो बच्चे? एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस ही है। जनरल पब्लिक सबके लिए मैं अभी एक ही चीज देना चाहती हूँ कि मास्क अभी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। कोई भी चीज किसी भी इंसान को नहीं बचा रहा सिवाय मास्क के। अगर आप मास्क अच्छे से पहने हुए हैं, मास्क पे बार बार हाथ नहीं लगा रहे हैं, मास्क से नाक बंद है और घर से जब बाहर निकलने के बाद घर जा रहे हैं अच्छे से हाथ धोइए, कपड़े चेंज करिए, मास्क बदलिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अडल्ट्स हमारी जो सावधानी है वो घर के बच्चों को बचाए। बिल्कुल। किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं अभी बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? तो नॉर्मली हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं, जैसे विटामिन डी है जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वो हम बर्थ के बाद सारे बच्चों में नॉर्मली इट्स इंडिकेटेड टू गिव विटामिन डी। सो विटामिन डी एक रूटीन डोज जो है वो हमारी उसमें हम दे सकते हैं। विटामिन सी जो है वो एक नॉर्मल जो मात्रा में हमें चाहिए होता है बच्चों को देने के लिए, वो तो उन्हें देना ही है, जिसमें फलों में सब्जियों में उसमें मिलता है विटामिन सी। फिर भी विटामिन सी देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर विटामिन सी की टैबलेट्स बच्चे च्यू कर लें, चूसने वाली गोलियां होती हैं, तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो विटामिन सी, विटामिन डी दोनों ही बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी के लिए। और बच्चों को लगभग कितना mg प्रिस्क्राइब होता है? ये एज के हिसाब से होता है, पर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें हम विटामिन डी जो होता है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, तो उतना आप दे सकते हैं। पहले दौर में बच्चों को अधिकतर ये समझा गया कि वो कोरोना जो वायरस है उसको सुपर स्प्रेडर के तौर पर दूसरे अडल्ट्स तक ले जा रहे हैं उस संक्रमण को, लेकिन इस बार बच्चे खुद संक्रमित हो रहे हैं, इसीलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिनको संक्रमण है उन्हें किस स्थिति में आपको अस्पतालों तक ले जाना चाहिए और जिनको संक्रमण नहीं है उन्हें किस तरीके से बचाना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।